एसआईपी से कैसे जीती जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और आज 5 की पंचायत में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस मुद्दे पर ऐसा लग रहा है कि क्या उसे एक बहाना बना लिया गया है, नाकामी का बहाना बना लिया है, इसीलिए उस पर निशाना, यानी बात हम एसआईआर की कर रहे हैं। दरअसल बिहार में एसआईआर की सफलता के बाद चुनाव आयोग 12 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह पुनरीक्षण का कार्य कर रहा है। लेकिन अब इन राज्यों में भी एसआईआर पर बिहार के जैसा ही घमासान मच गया है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल की सत्तारूढ़ पार्टियों ने एसआईआर का विरोध करना शुरू कर दिया है। तो उनका आरोप है कि ये उनके राज्यों में वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करने की साजिश है। इन 12 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, केरल है, पश्चिम बंगाल है। वहां पर भी 2026 में चुनाव होने हैं। असम में भी चुनाव होना है, लेकिन उसकी कहानी थोड़ी अलग है। ऐसे में इन राज्यों की सत्तारूढ़ पार्टियां जो हैं वो एसआईआर का विरोध कर रही हैं। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मुताबिक तो बिहार में तो एसआईआर बस एक अभ्यास था, मुख्य निशाना तो शुरू से पश्चिम बंगाल था, ऐसा टीएमसी का कहना है। तो एसआईआर के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी चुनाव आयोग पहुंच गए। उन्होंने कहा कि फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने चाहिए। और शुभेंदु ने 37 फाइलों में 13,25,000 मतदाताओं के दस्तावेज लेकर चुनाव आयोग में सौंप भी दिया। लेकिन एसआईआर पर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार की याचिकाओं पर उधर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पीठ ने पूछा कि वो इस प्रक्रिया को लेकर आखिर चिंतित क्यों इतने। आयोग, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो मतदाता सूची की सफाई का कार्य कर रही है और इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं जिन्हें सुधार सकते हैं। लेकिन पूरी दिक्कत क्या है? अदालत ने 2 हफ्ते में चुनाव आयोग से जवाब भी दाखिल करने के लिए बोला है। और पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया से डरना नहीं चाहिए। किस बात का डर? अगर हमें लगेगा कुछ गड़बड़ है तो हम पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, पहले भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज इसी मुद्दे पर हम लगाएंगे पंचायत कि क्या एसआईआर पर जो है निशाना यह दरअसल है नाकामी का बहाना। इस पर करेंगे पंचायत। जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान भी। लेकिन पहले जरा देखिए इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ राजनीतिक दलों के नेता एसआईआर पर अपने अपने हिसाब से अपनी बात कह रहे हैं। Persons are in the booth camp. Peoples are coming, but BJP people, is not having their BLA. Hardly 15 to 20%. Now, to help the BJP, to favor the BJP, Election Commission has issued this new circular to accommodate BJP peoples, BJP workers who is not having any entity in any booth can bring persons from other places. आप घूम घूम के देखिए बंगाल का हालत कैसे कर दिया ये लोग। हिंदू लोग जो शरणार्थी है उनको रोक रहा है, सीए के खिलाफ बोल रहा है। और दूसरा बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। और फर्जी आधार कार्ड, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी रेशन कार्ड, फर्जी एपी कार्ड कौन बना रहा है? ये तंत्र किसका है? कौन इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहा है? बर्थ रजिस्ट्रेशन कलकत्ता कॉरपोरेशन में 7 साल का ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट 15 दिन पहले दिया, 2007 का। ये बुला बुला के पेपर्स ममता बनर्जी खुले उस दिन बताया पब्लिक मीटिंग में, सब कागज हम लोग तैयार कर देंगे। इसका माने क्या है? 2009 electoral, after the delimitation has been made applicable, electoral roll was prepared, and in the year 2009 we went on election. If that is the law, how Election Commission can say that intensive revision will be made on the basis of 2002 electoral law, which has no existence by reason of the operation of the law itself.
They want to make the office of the election commission, office of the CEO here, their party camp, they are doing it. They can go anywhere. जस्टिस सूर्यकांत जी बोले हैं कि ये पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। 2001 में भी 3 महीना में ही एसआईआर हुआ था, 2002 फरवरी में खत्म हुआ था, तो ये पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। कभी तृणमूल बोल रहे कि 5G नेटवर्क नहीं मिल रहे तो प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं भी बोल रहे कि शिक्षक शिक्षिका का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी बोल रहे कि फार्मर लोगों का, किसान लोगों का फसल का टाइम है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो किसी भी तरह से उनका जो वोट बैंक है, ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी मुसलमान, ये इलीगल इन्फिल्ट्रेटर जो नाम काटा जाएगा, इन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये एसआईआर इसलिए हो रहा है कि नौजवान अपनी नौकरी न मांगने लगे, पॉलिटिकल वर्कर्स जॉब और उसकी बात न करें, इसलिए एसआईआर कर दिया। और जैसे ही एसआईआर खत्म होगा, पंचायत का चुनाव करा देंगे और फिर चुनाव आ जाएगा। इसके पहले 12 बार हो गया एसआईआर, उस समय संवैधानिक वैधता नहीं था। अब जो विरोधी हैं उनके पास कोई इशू नहीं है, सब जगह इलेक्शन में हार रहे हैं, तो कोई ना कोई एक बाउंडर खड़ा करके देश में अस्थिरता निर्माण करने का जो प्रयास है, कोर्ट को भी उसमें घसीट रहे हैं लोग। चुनाव कमीशन का अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आपने सारे दलों के नेताओं की बातें सुन ली, सब अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात यह दिखाई पड़ रही है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां की जो विपक्ष शासित राज्य सरकारें हैं, वो सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। तो ये जरूर एक पॉइंट है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, वहां से सबसे ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है। इसीलिए हम आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एसआईआर पर जो निशाना है वो नाकामी का बहाना है क्या। इसी पर आज पंचायत कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। हमारे साथ प्रकाश चंदेलिया जी हैं, एडिटर, राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत प्रकाश जी। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत। और पवन पटेल जी, कांग्रेस के नेता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत पवन जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आज प्रकाश चंदेलिया जी के पास चलता हूं, क्योंकि जब पंचायत की बात आई तो मैंने कहा प्रकाश चंदेलिया जी को जोड़ने की कोशिश कीजिए। प्रकाश जी, क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि हमने देखा इस एसआईआर पर ना जाने कितनी बातें आपके पश्चिम बंगाल से हम तक पहुंची। अलग अलग तरह का विरोध, सड़क जाम कर देंगे, चुनाव आयोग को घेर लेंगे, कोई भी कहीं पर किसी ने आत्महत्या किसी वजह से की, एसआईआर की वजह से ही किया जी। फिर फॉर्म ममता जी ने लिया, नहीं लिया, लिया तो भरा नहीं, कि भरा कब भरेंगी, बहुत सारी खबर वहां से आई। जरा ये बताइए कि आज शुभेंदु अधिकारी जी ने क्या कुछ सौंपा है चुनाव आयोग को, और जो 13,000 समथिंग, करीब करीब मान लीजिए 14,000, अगर ये नाम सौंपे हैं तो संख्या तो बहुत बड़ी बताई जाती है वहां पर। प्रकाश जी जरा अनम्यूट कीजिए, तो आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट, हाँ आप बोलिए, आ रही है अब, फिर से चली गई, बीच में आवाज आई थी। हाँ बोलिए एक बार तो। बीच में आपकी आवाज आई थी। नहीं आ रही अभी, ठीक है, तब तक प्रकाश जी की आवाज को ठीक कीजिए। समीर जी के पास चलते हैं। समीर सर, जो हम एसआईआर पर देख रहे हैं, हमें तो लग रहा था कि बिहार वाले मामले में सारे पक्ष पहुंच ही गए थे सुप्रीम कोर्ट। आप देखें सब लोग गए थे बिहार वाले मामले में, यहां तक कि पश्चिम बंगाल की सरकार, टीएमसी सब गई थी, और ना जाने कितनी याचिकाएं पड़ गई थी, और बिहार वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई भी की, हर पहलू को देखा भी, और उसके बाद एसआईआर को बिहार में चालू रखा। तो हम तो ये मानकर बैठे थे कि भाई सब ठीक है, बाकी जगह पर भी हो ही जाएंगे। लेकिन आप फिर से देख रहे हैं कांग्रेस की भी पश्चिम बंगाल इकाई पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। आखिर किस वजह से समीर सर? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब बिहार को लेकर जब इतना बड़ा एक्सरसाइज आपने सुप्रीम कोर्ट में किया, इतने आरोप राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता लेकर चुनाव आयोग पर लगाए, और तमाम तरह के दस्तावेज लेकर ये सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचते, और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुना, चुनाव आयोग को भी सुना,
और विपक्षी दलों को भी सुना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में करने का ये जो चुनाव आयोग कर रहा है उसका संवैधानिक अधिकार है। और अगर विपक्ष एक भी नाम ऐसा लेकर आ जाता है कि जिसमें वो व्यक्ति जिंदा हो और चुनाव आयोग उसे मृत घोषित कर देता है, तो हम बिहार चुनाव के पहले पूरी जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसे रद्द कर देंगे। बिल्कुल। विपक्ष एक भी नाम लेकर नहीं जा सका वहां पर। चुनाव आयोग ने 90 दिन के अंदर बहुत शानदार तरीके से दिन रात काम करके एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया। तो उसका असर दिख रहा है कि बिहार के अंदर आप देखें किस तरीके से बढ़िया तरीके से वहां वोटिंग हुई और चुनाव आयोग ने पहली बार वहां किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई और बहुत शानदार तरीके से मतदान बिहार के अंदर हुआ है। तो चुनाव आयोग को जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर मतदान कराया उसके लिए तो पहले मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं कि 2 चरणों में बहुत शानदार तरीके से चुनाव आयोग ने मतदान कराया। जब चुनाव आयोग ने 90 दिन के अंदर बिहार के अंदर जब इस तरीके से एसआईआर को बहुत साफ तरीके से कर दिया, तो अब क्या दिक्कत है जब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि भाई वो 12 राज्यों में जिसमें केंद्र शासित राज्य शामिल है वहां एसआईआर की प्रक्रिया करेगा। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को स्वागत करना चाहिए था कि जिस चुनाव आयोग ने बिहार में 90 दिन के भीतर इतना शानदार तरीके से काम किया, जिसको सबको लग रहा था कि चुनाव आयोग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वह चुनाव आयोग के पास अब तो बहुत पर्याप्त समय है। बंगाल के लिए अभी समय है, आसाम के लिए समय है, अभी केरल, तमिलनाडु और बाकी पांडिचेरी के लिए समय है। तो विपक्ष को समर्थन देना चाहिए था और अपने जो बूथ लेवल एजेंट है उनसे कहना चाहिए था कि भाई चुनाव आयोग अब ये शुरू करने जा रहा है, तो आप चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलकर चलिए, अपने जो वोटर्स हैं उनका नाम एनरोल कीजिए, डबल हो तो आप अपना एक नाम रखिए, मर गए हैं तो नाम कटवा दीजिए, अगर वो तबादला लेकर बंगाल के बाहर चले गए हैं तो उनका नाम कटवाइए। साफ सुथरा होने में किसको दिक्कत है? कौन चाहता है कि जो मरा हुआ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग मृत हो गए हैं, जो कहीं शिफ्ट कर गए हैं लंबे समय के लिए, या फिर जो भारत के नागरिक नहीं हैं, क्या उन्हीं को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध? और फिर इसका क्या औचित्य? हम टीएमसी के सारे पक्ष को जानना चाहते थे। हमने टीएमसी के प्रवक्ता को संपर्क भी किया कि टीएमसी के प्रवक्ता खुद आए, अपनी बात रखें, लेकिन वो अभी जुड़े नहीं हैं। प्रकाश चंदेलिया जी, क्या चल रहा है टीएमसी की तरफ से? हमने कम से कम आधा दर्जन रुख उनका देख लिया इस एसआईआर पर। लालचंद जी, पश्चिम बंगाल सरकार का सबसे बड़ा एक ही एजेंडा है कि केंद्र सरकार का कोई भी निर्णय है उसका विरोध करना है। चुनाव आयोग का कोई भी निर्णय हो, कोई भी फैसला हो, कोई भी डिसीजन के पूरे देश में लागू हो, उसका बंगाल में विरोध करना है। कोर्ट के मामले तक का ये लोग विरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जब से घोषणा हुई है, आपको मैं बताऊं कि बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख के आसपास वोटर हैं और आज के तारीख, कल शाम की तारीख तक, कल मंगलवार शाम तक 6 करोड़ 56 लाख वोटरों तक, यानी 85.71% लोगों तक ये एसआईआर के फॉर्म पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गया, सब कुछ पहुंच गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर जितनी सफलता के साथ बिहार में संपन्न हुआ है, बिहार में एक भी घटना विरोध की नहीं आई, कहीं कोई मामला नहीं हुआ, लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, चुनाव आयोग के हर निर्णय का उनको विरोध करना है। उनकी पार्टी अगर 200 सीटें जीत जाती हैं तो वो बड़ी खामोशी से बैठ जाती हैं और हरे गुलाल के साथ में पूरे बंगाल में जश्न मनाती हैं। लेकिन अगर कहीं उनकी हार हो जाती है तो केंद्र सरकार दोषी है, ईवीएम दोषी है, ये उनकी परंपरा चलती है। अब देखिए, कलकत्ता के पास में ये विधाननगर अंचल है। विधाननगर म्युनिसिपैलिटी के जो चेयरमैन है सब्यसाची दत्ता, 2002 की सूची में उनका ही नाम नहीं है। अच्छा। पश्चिम बंगाल के एक शिक्षा मंत्री हैं ब्रात्यो बसु, उनके पिताजी का देहांत वर्षों पहले हो चुका है, उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में है। तो क्या चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से इस प्रकार के जिन लोगों के नाम या तो कटे हुए हैं बिल्कुल न जोड़े, या जो मृतक हैं उनके नाम न जोड़े? लालचंद जी, मैं आपको 2002 के आंकड़े देना चाहता हूं। 2002 में 4 फरवरी 2002 को पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हुई थी उसके आंकड़े जारी किए गए थे और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पश्चिम बंगाल में 69 लाख लोगों के नाम कटे थे। और ये 69 लाख लोगों के जो नाम कटे थे वो कौन थे? 50 लाख ऐसे लोग थे जिनका कोई पता नहीं था और 19 लाख लोग मृत पाए गए थे। और उस समय ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और तमाम जो अधिकारी हैं उनको एक पत्र लिखा था कि लेफ्ट फ्रंट की सरकार को, उस समय प्रकाश जी, इस मामले पर ममता बनर्जी एक मार्च की भी अगुवाई कर चुकी थी सीपीएम सरकार के दौरान, याद है ना? सीपीएम सरकार के दौरान एक मार्च की अगुवाई खुद करती थी अवैध वोटरों के खिलाफ ममता बनर्जी, वो भी हम सबको याद है। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन पवन पटेल जी,
मुझे ये बताइए कि हम ये कह रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात की आखिर एसआईआर पर फिर से इसको चुनौती देने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। मैं कहता हूं आप 10 बार सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हम बात यही कर रहे हैं कि भाई ये जितने लोग हैं इसमें अगर मान लीजिए कि सत्ताधारी पार्टी है, आप तो आधी सत्ता में है तमिलनाडु में, चलिए आधी सरकार आपकी मान लेते हैं, बाकी पश्चिम बंगाल में आपका कुछ है नहीं, केरल में कुछ है नहीं, क्या दिक्कत है? पश्चिम बंगाल कांग्रेस क्या हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है? ऐसी कौन सी चीज डरा रही है जिसकी वजह से एसआईआर से इतने घबराए हुए और डरे हुए हैं पवन पटेल जी? देखिए, डर इस बात का लगता है कि जो हमारा मत डालने का संवैधानिक अधिकार है, जब उस पर खतरा होता है तो डर लगता है। अच्छा, जो पुराना इतिहास है अभी तक, उस इतिहास को देखो तो डर लगता है कि हमारा सबसे बड़ा अधिकार जो है उसको घपले से, उसको साजिश के तहत हटाया जा रहा है, तो डरना लाजमी है। आज बड़ा दिक्कत ये कि अभी सब कोई बोल रहे हैं कि इतने लोगों का वोटर जुड़ गया है। चुनाव आयोग क्या कर रहा था? सो रहा था अभी तक? कैसे इतनी गलतियां हुई? चुनाव आयोग को पहले भी सजग रहना चाहिए ना, लेकिन पहले सजग नहीं था, तब तो इतनी सारी गलतियां हुई ना। हर चीज का प्रक्रिया होती कि जो मौत होती है उसके बीएलओ पहले पता करे। हर बार एसआईआर का वेट नहीं करना चाहिए कि 2-4 चुनाव हो जाए, निपट जाए, फिर एसआईआर की बात करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, वो अब एसआईआर के माध्यम से जीतना चाहती है। हमें आप ये बताइए, पहले जनता सरकार को चुनती थी, लेकिन यहाँ पे लग रहा सरकार चुनेगी कि कौन मताधिकार का प्रयोग करेगा, कौन नहीं करेगा। हम कहते हैं एक व्यक्ति का स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसने बोला हो कि जो गलत मतदाता उसका नाम जुड़ना चाहिए और जो सही मतदाता है उसका हटना चाहिए। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति यही बोल रहा है कि जो गलत मतदाता है उसका नाम कटना चाहिए, जो सही मतदाता है उसका नाम जुड़ना चाहिए। यहां तक तो ठीक है आपका। अब ये बिहार की बात करते हैं, बिहार में कितनी सारी चीजें हुई। बिहार में जिस एसआईआर को फुल प्रूफ बोला गया था कि एसआईआर के बाद कोई गड़बड़ियां नहीं हुई हैं, उस एसआईआर के बाद जब 2, 3 या 4 अगस्त को ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपलोड करते हैं और उसके बाद जब चुनाव की वोट चोरी पकड़ी जाती है, तो फिर उस पीडीएफ फॉर्मेट की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को क्यों हटाया गया? इसका कोई जवाब नहीं है। क्या तमाशा है? चुनाव एक दिन डालता है, एक दिन हटाता है, एक दिन डालता है, इसका जवाब है, जवाब है। इलेक्शन कमीशन के कोई आदमी नहीं जुड़े हैं, लेकिन इसका जवाब है जीरो क्लेम। जवाब है कि आपकी तरफ से आपके बीएलए ने एक आदमी को भी नहीं लाया कि देखिए तो इनका नाम गलत ढंग से कट गया है। ये इसका जवाब है। फॉर्मेट को डला रहने देते ना, पीडीएफ फॉर्मेट को क्यों हटाया? अरे कोई नहीं लाया, कोई बीएलए नहीं लाया, तो चुनाव आयोग की कोई रिस्पांसिबिलिटी होती है क्या? कोई क्लेम नहीं करेगा तो चुनाव आयोग गड़बड़ काम करेगा। चुनाव आयोग से आप इतने सवाल पूछ रहे हैं पवन जी, आप कह रहे हैं कोई मृतक है, उनके नाम हटाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। मैं मान गया कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। आप ये सवाल 2014 तक चुनाव आयोग से पूछते थे कि क्यों नहीं किया ये काम? 2014 तक ये सवाल चुनाव आयोग से पूछते थे क्या? बताइए। हमेशा समय से हमेशा पूछा जाता रहता है, हमेशा पूछा जाना रहा है। ये ऐसा मत बोलिए कि कभी पूछा जाता, अभी भारतीय जनता पार्टी आ गई है तो सब पूछा जा रहा। 2 मिनट मेरा निवेदन सुन लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो गड़बड़िया है। 3 मुख्य चुनाव आयुक्त जो उस पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उन्होंने भी बोला है कि ज्ञानेश कुमार जी का रवैया बड़ा गलत है। क्या हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को राहुल गांधी ने जब कंप्लेन की, उसको शिकायत को लेकर के नहीं तहकीकात करनी चाहिए? आज अगर हम सुप्रीम कोर्ट के गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि जाओ कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डरने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट मेरा निवेदन सुन लीजिए। इसी तरह चुनाव आयोग को बोलना चाहिए कि राहुल गांधी जी डरने की जरूरत नहीं है। पूर्व चुनाव आयुक्त का ऐसे किसी पूर्व चुनाव आयुक्त की बात मुझे ना सुनाइए जो एयरपोर्ट पर किसी बड़े नेता को रिसीव करने के लिए पहुंचते थे, अब बाद में सांसद और खेल मंत्री बनते थे। मुझे मत बताइए, ठीक है? हमने सब कुछ देखा है इस देश में चुनाव आयोग और बाकी क्या क्या कुछ हुआ है, बहुत कुछ देखा है। पहले कुछ हुआ तो वैसे होता रहेगा, तो फिर तो कोई परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो चलने दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना, आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना, रखिए वहां पर बात रखिए। मैं तो कह रहा हूं 10 बार जाइए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन विजय शर्मा माना तो बिहार में भी तो माना। ठीक है, विजय शर्मा जी ये बताइए कि आपको क्या लगता है? आज शुभेंदु अधिकारी ने 13,000 कुछ नाम दिए हैं, ठीक है? आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल में ऐसे कितने नाम होंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी के बीएलए वहां पर भयमुक्त होकर के काम कर पाएंगे पश्चिम बंगाल में? है तैयारी आपकी? देखिए लालचंद जी, पहले मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। ये बात तो सर्वविदित है कि वहाँ हमारे विधायक, एमपी, उनको किस तरह से पीटा गया, हमला किया गया जो तृणमूल के जो गुंडे हैं उनके द्वारा। तो वहाँ ये देश का एकमात्र राज्य बचा है जहाँ पुनर्मतदान होता है, बाकी किसी देश के किसी कोने में नहीं होता।
इस बात से तो कोई जो नहीं जुटला सकता। वहां सेंट्रल फोर्सेज को लगाना पड़ता है कि भयमुक्त इलेक्शन हो। और आपने पिछला इलेक्शन देखा होगा, ममता बनर्जी जी जो उस सूबे की मुख्यमंत्री हैं, वो कहती हैं सेंट्रल फोर्सेज तो चले जाएंगे, फिर आपका क्या होगा। किस तरह से मतदाताओं को धमकाया जा रहा था। तो अब मैं असली मुद्दे पर आता हूं, SIR से इनको क्या परेशानी है। एक्चुअली क्या है, ये घुसपैठियों के बल पर सरकार बनाना चाहते हैं। घुसपैठियों के जो वोट हैं उनके आधार पर ये आना चाहते हैं, क्योंकि देश की जनता इन्हें नकार चुकी है। आप देखो एक के बाद एक आपने जितने भी राज्य है वो ये लूज करते हुए जा रहे हैं, जमीन के ऊपर काम करते नहीं है। तो एक छोटा सा आंकड़ा देखिए कि 2216 किलोमीटर हमारी सीमा लगती है बांग्लादेश से, उसमें से हमने 1653 किलोमीटर के आसपास बाढ़ लगा दिया, जहां से घुसपैठ होती थी निर्बाध तरीके से, क्योंकि राज्य सरकार साथ देती थी घुसपैठियों को। उसमें 100 कुछ किलोमीटर 122 किलोमीटर के आसपास ऐसी है, 112 किलोमीटर जिसको पर नहीं लग सकती, क्योंकि वो नदी नाले पहाड़ ऐसे हैं। ठीक है। 450 किलोमीटर ऐसी है बाढ़ जहां लगनी है, राज्य सरकार वहां हमें जमीन उपलब्ध नहीं करा रही। वहां धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, कट्टरपंथी आ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है। और ये मैं कोट कर रहा हूं माननीय गृह मंत्री जी को, जिन्होंने संसद के अंदर उन्होंने ये बयान दिया था। और सुनिए लालचंद जी, 7 बार हमारे गृह मंत्रालय के होम सेक्रेटरी, भारत सरकार के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग कर चुके हैं इस मुद्दे पर। 10 रिमाइंडर लेटर लिखे जा चुके हैं राज्य सरकार को। तो क्या लेकिन राज्य सरकार बेबस है क्या? केंद्र सरकार इतनी बेबस है? नहीं, कोई आप जानते हैं ना कि हमारी जो यहाँ पर सरकार, मैं उस पर भी आता हूं। देखिए जमीन उपलब्ध कराना राज्य सरकार का काम, ठीक है। हम कानून सम्मत कार्य करते हैं, ठीक है। तो जो कार्य राज्य के अंदर है, हमने फिर उसका एक तोड़ निकाला कानून के अंदर के, हमने 50 किलोमीटर तक BSF को पावर दे दी कि वो घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उसके भी इनके पेट में दर्द हुआ, ठीक है। वहां भी ये भक्कर किस तरह से चारों तरफ इन्होंने शोर मचाया। लौटता हूं मैं। अब देखिए किस तरह से BLA पीटे जा रहे हैं जी। तो अब ये बौखला गई है ममता बनर्जी, ठीक है। और सिंडिकेट इनका देखिए उस मुद्दे पर, क्योंकि आपने जिस मुद्दे पर सफाई दी है ना, उस मुद्दे पर आपसे सवाल पूछा जाता है। प्रकाश जी जरा बताइए, वो जो राज्य सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं करवाने का मामला है, जिसका अभी विजय जी हवाला भी दे रहे थे कि संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है इसके बारे में, वो जो मामला है उसका क्या हल है हमारी संवैधानिक व्यवस्था में? क्योंकि हम जानते हैं राज्य भी हैं, केंद्र भी हैं, सबके अपने अपने अधिकार हैं, और कई मामलों में केंद्र को ज्यादा अधिकार दिया गया है राज्यों के ऊपर। लालचंद जी, पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, और आज भी वहां पर बहुत ज्यादा तरीके से देखे तो फेंसिंग न होने के कारण लाखों लोग वामपंथियों के शासन से ही उस जमाने से आज तक बंगाल में घुसपैठ कर चुके हैं, और ये संख्या लाखों में है। बड़ी आसानी से लोग आते हैं, छोटे छोटे तालाब है, नौका से पार कर लेते हैं, आ जाते हैं बंगाल में। चूंकि भाषा एक है, पहरावा एक है, कहीं कोई अलग नहीं है, डिफरेंस नहीं है, इसलिए बड़ी आसानी से आ जाते हैं। और उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में आने के बाद में उनको 2000, 3000, 5000 के अंदर में वोटर कार्ड बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है, सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं, और इसमें सत्तारूढ़ पार्टी के लोग पूरी मदद करते हैं। पहले जब लेफ्ट फ्रंट का शासन था वो लोग मदद करते थे और वो उनके वोटर बन गए, और आज तृणमूल, इसमें कहने में कोई शक नहीं है। और ये बांग्लादेशी लोग, और अभी जब और आज की तारीख में ये बासीरहाट जो बांग्लादेश बॉर्डर के पास में है, जहां पेट्रापोल बॉर्डर है, और तो और कलकत्ता के आसपास के इलाके हैं, जहां न्यू टाउन कलकत्ता अंचल में ही पड़ता है, वहां कई ऐसी बस्तियां थी जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों के घरों में ताले लग गए, लोग भाग चुके हैं। हमने वो दृश्य देखे हैं प्रकाश जी, वो दृश्य देखे हैं जब हड़कंप मचा हुआ है और लोग बोरा बिस्तर लेके भागे जा रहे हैं। बिल्कुल जी लालचंद जी, और जहां तक फेंसिंग की बात है, केंद्र सरकार ने कई बार, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को चिट्ठियां लिखी हैं, उनसे मीटिंग करी है, उनसे बात करके मांगी है कि वो जमीन मुहैया कराएं ताकि फेंसिंग का काम आगे बढ़े। लेकिन राज्य सरकार की ढिलाई के कारणों को हम समझ सकते हैं, और यही कारण है कहीं ना कहीं SIR से जुड़ा हुआ है, इनका वोट बैंक खिसक रहा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लाखों में है। आज क्या कारण है कि सत्ता में होते हुए ममता बनर्जी को SIR का विरोध करने के लिए पदयात्रा निकालनी पड़ती है? बिल्कुल। पवन पटेल जी, एक बात बताइएगा, जरा ईमानदारी से बताइएगा, बिहार में जो SIR पर आपने आंदोलन किया, राहुल गांधी जी ने आंदोलन किया, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, क्या तजुर्बा रहा आपका? अगर एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उसको एक इशारा समझा जाए तो क्या तजुर्बा रहा? और इसी से जुड़ा हुआ है कि अब जब आप फिर SIR के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आपको क्या हासिल होगा, बताइए।
आम लोग इस चीज को कैसे देख रहे हैं? देखिए तजुर्बा क्या रहा, तजुर्बा सबकी आंखों ने देखा। उस पे जो जितना बिहार का जन समर्थन मिला, जितना जनता उनके साथ थी, सबने उस तजुर्बे को देखा, उस तजुर्बे को महसूस किया। इसी तरह तजुर्बे और उससे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जो एक दूसरे के लिए काम कर रहे घबरा गए और इसीलिए इस टाइप का काम कर रहे हैं। हम तो कह रहे बिहार में अगर SIR हुआ था, वोटर लिस्ट में एक भी गड़बड़ी नहीं होती, दो भी चलिए एक आध छोड़ दीजिए, इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां नहीं होती। SIR के बाद एक एक घर में कैसे 400 500 लोग अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग मिलते हैं, तो अगर मतलब गड़बड़ियां हुई है। अब ये बताएं, बिहार का डाटा बता दे कि बिहार में कितना रोहिंग्या, कितना बांग्लादेशी, कितने जो घुसपैठियों को बाहर किया गया है, ये नहीं है। अब ये अगर बिहार में 65 लाख लोगों को बाहर किया गया ना भाई, उसमें जो बाहर हुए नहीं, तो उसमें आंकड़ा तो होना चाहिए सबसे बड़ा, तो घुसपैठिया उसमें ये पहचाना जाएगा कि ये वाले जो 65 लाख में ये 65 लाख में 16 लाख रोहिंग्या, 17 लाख बांग्लादेशी, ऐसे पहचान थोड़ी होती है। 65 लाख बाहर हुए। नहीं तो 65 लाख तो लिस्ट ही नहीं बता रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब बताया तब जाके आई लिस्ट। तो यही बता रहा हूं। देखिए 2014 से 2025 तक इन्होंने 2014 में 989 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया, 2015 में 474 को, 2016 में 308 को, और कांग्रेस और उस समय 2004 से 2013 के बीच में 90,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किए। सिर्फ बतौलेबाजी और जो माइलेज लेने का प्रयास करते हैं, इनका दोहरा मापदंड है। ये नियम कानून सब अपने लिए बदल लेंगे, भ्रष्टाचार की परिभाषा अपने लिए बदल लेंगे। अजीत पवार जैसे इस पर विजय जी का जवाब बनता है। विजय जी बदल जाती है। विजय जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग हंगामा ज्यादा करते हैं, काम करते नहीं है। कह रहे हैं, मुझे तो लगता है वो समर्थन कर रहे हैं कि डिपोर्ट कीजिए, जितने भी अवैध घुसपैठिए सबको डिपोर्ट कीजिए। पवन जी की मांग है ये। पवन जी नहीं, तो मैं तो बोल रहा हूँ जो बाहर गेट करिए ना, कोई ऐसा नहीं बोला जो गलत वोटर है उसको आप करिए, जो गलत ढंग से वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ उसको अलग करिए, सब बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, 2 मिनट मेरा निवेदन सुन लीजिए, 2 मिनट। अगर सबके कागज देख रहे हो तो आप अपना भी तो कागज दिखाओ। अपना कागज नहीं दिखाएंगे, अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे, डिग्री वोट देने के लिए डिग्री देखने की जरूरत पड़ती है क्या? वोट देने के लिए डिग्री की जरूरत पड़ती है? ये कोई गवर्नमेंट जॉब है? हाँ, पवन जी बिहार में डिप्टी सीएम की डिग्री कौन देखेगा? सुन लीजिए। देखिए आप मुझे बताइए घुसपैठ कहां से होती थी? आसाम से, त्रिपुरा से और वेस्ट बंगाल से। आसाम में और त्रिपुरा में हमने लगभग घुसपैठ रोक दी। हमने 71% बाढ़ लगाने का काम पूर्वोत्तर राज्यों में कर दिया। ये हमारा काम है, काम बोलता है। और मैंने अभी आपको आंकड़े दे दिए कि हमने बांग्लादेश सीमा पर कितनी बाढ़ लगा चुके हैं। तो आप हमें मत दिखाइए। और अब मैं आपसे मांग करता हूं, आप राहुल गांधी जी से बोलिए कि समर्थन करें कि घुसपैठियों को बाहर निकालो, हम समर्थन देंगे। आप तो 10,000 रुपए बांटने वाले पार्टियों के लोग हो। आपने देखा नहीं आम आदमी पार्टी का एमएलए किस तरह से 10,000 रुपए यहाँ ओखला में दे रहा था। तो आपकी कथनी और करनी में फर्क है। सुन लीजिए, हिम्मत करके सुनिए। विजय जी, पवन जी की पार्टी ने भी झारखंड में बोला था कि सबको सिलेंडर देंगे। जो भी आए सिलेंडर देंगे सबको। तो ये टीवी चैनल को आप मुझे बताइए, SIR में बिहार पे बात करते हैं, बताइए सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि आप ठीक करते हो। और आज भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहो तो मैं पढ़ के बता देता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। आप लोगों के ऊपर मुंह पे तमाचा मारा है। मैं आपकी बात बता देता हूं। नेता और गैर सरकारी संगठनों से मतदाता सूची में SIR के नकारात्मक चित्रण के लिए पूछताछ की है। ये तब भी आपको शर्म नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट आपको सवाल पूछ रहा है। बिहार में मतदाता सूची में आप ड्राफ्ट रोल की बात करते हो। अरे भैया आप थोड़ी सी सामान्य ज्ञान की बात कीजिए, फिर फाइनल वोटर लिस्ट क्या होती है? मैं यहाँ एक बात कहूंगा, ठीक है सवाल पूछा है विजय जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका ले तो ली है ना सुनवाई? अच्छी बात है, ले ली है ना, क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका ले तो ली है ना सुनवाई के लिए। मैं आता हूं इस मुद्दे पर और ज्यादा बात करूंगा समीर सर आपके पास भी आकर के कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये लिया तो इसके पीछे क्या है, मैं जरूर इस पर बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता है ना। खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति, नैनो DAP, इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं।
जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम 5 की पंचायत कर रहे हैं कि एसआईआर पर निशाना, नाकामी का बहाना। आखिर ये एसआईआर का विरोध छूटेगा कब? बिहार में तो सफलतापूर्वक हो गया, लेकिन अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है, तो उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट गए। जरा समीर सर बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट नहीं किया, स्वीकार किया है सुनवाई के लिए, इसको किस तरह से आप देखते हैं समीर सर? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सब मामलों को सुनवाई के लिए स्वीकार करता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बिहार का जब मामला गया था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई भविष्य में भी अगर आपको लगता है तो आप आइए। सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानता है कि केंद्र सरकार से, चुनाव आयोग से या किसी भी एजेंसी से अगर किसी संस्था को या किसी सरकार को या किसी व्यक्ति को शिकायत होगी तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही आएगा ना। सुप्रीम कोर्ट ही अगर सुनवाई से मना कर देगा तो व्यक्ति कहां पर जाएगा? तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का नहीं, मेरा पॉइंट ये है इसमें समीर सर मेरा पॉइंट ये है कि क्योंकि बिहार वाले मामले पर व्यापक सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया, उस मामले को जारी रखा एसआईआर को, तो फिर से जब याचिकाएं जा रही हैं तो अब इसको स्वीकार करने का क्या मतलब है? नहीं, मुझे लगता है कि बिहार एक अलग राज्य है, पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य है, और सुप्रीम कोर्ट संदेश देना चाहता होगा कि भाई अगर आपको फिर भी शंका है और हमारे पास आते हो तो आपकी शंका और शक को हम सुनेंगे और उसके बाद हम जजमेंट देंगे। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहना चाहता कि भाई बिहार में हमने जजमेंट दे दिया है, अब हमारे दरवाजे आपके लिए बंद हो गए। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के बाद भी वही रिजल्ट आने वाला है जो बिहार के अंदर आया था। अब बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने आपको पूरा मौका दिया था, तमाम बड़े वकील देश के एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित थे, उसका असर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर को रोका नहीं रोका? मुझे लग रहा है कि अब भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से एसआईआर को किया है, उसी तरीके से एसआईआर को पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में करने दीजिए। और मुझे लगता है कि इसमें कोई रोक नहीं होगी। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसका अधिकार है एसआईआर करने का, यह सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। और सुप्रीम कोर्ट पूछ चुका है ना कि जो व्यक्ति मर गए हैं उनका नाम क्यों होना चाहिए, जिनका तबादला हो गया बंगाल के बाद उनका नाम क्यों होना चाहिए, जिनका 2 जगह नाम है उनका नाम क्यों होना चाहिए। और पेपर से अगर क्लैरिटी होती है, साफ सुथरा चुनाव आयोग करना चाहता है अगर मतदान सूची को, तो इसमें किसको दिक्कत है? बिल्कुल, चुनाव प्रक्रिया बहुत पारदर्शी होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और चुनाव आयोग कह चुका है कि जो पात्र है उसका नाम नहीं कटेगा, जो अपात्र है उसका नाम नहीं जुड़ेगा। तो पात्र और अपात्र का जो मामला है उसको सारे विपक्षी दलों को सहयोग करना चाहिए चुनाव आयोग को। और मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर राजनीतिक दलों को जो सफाई अभियान जो चल रहा है एसआईआर के नाम पर, उसमें शामिल हो। फिर आपका वोटर आपको लगता है कि उसके बाद डॉक्यूमेंट, मैं जरा सा पवन पटेल जी का एक रिएक्शन 5 सेकंड का मेरा, अच्छा 5 सेकंड बोल लीजिए, फिर पवन पटेल जी का पास। देखिए, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं समीर जी की बातों में ही, सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर देश का पहला मतदाता सूची संशोधन नहीं है और उसके ऊपर स्टे भी नहीं किया, रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोटिस जारी किया है कि आप अपना पक्ष रखना चाहते हो और चुनाव आयोग अपना पक्ष रखे। पवन पटेल जी, पवन पटेल जी बताइए, पवन पटेल जी, जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने, नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका को ले लिया, ठीक, पश्चिम बंगाल कांग्रेस वहां पर एक पक्ष के तौर पर, याचिकाकर्ता के तौर पर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात पूछी है आपसे, वो तो जाहिर सी बात है आप वहां पर जवाब देंगे ही, लेकिन हम आपसे कांग्रेस का पक्ष जानना चाहते हैं कि आप क्या जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं क्या दिक्कत है और क्या कोई पहली बार एसआईआर हो रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा है जी। बता रहे हैं दिक्कत तो कुछ होगी ही, तभी तो बात की जा रही है। वही वाला दिक्कत, अगर बिहार में दिक्कत थी तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार संशोधन किया। बिहार में दिक्कत थी तभी तो 65 लाख वोटर जो काटे थे, जिसकी सूची चुनाव आयोग नहीं दिखा रहा था। तो बताइए बिहार में किस तरह से आपके मुंह पे तमाचा लगा है? बीच में मत बोलिए, विनम्रता पूर्वक निवेदन, बातें नहीं। अच्छा ठीक है, पवन जी की बात आवाज हो जाती है। ठीक है, पवन जी बोलिए। मेरा निवेदन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि डरो मत, कोई भी गड़बड़ होगा तो पूरी प्रक्रिया को मैं कैंसिल कर दूंगा, निरस्त कर दूंगा। इस शब्द पर ध्यान दीजिए। तो गड़बड़ी को दिखाइए ना जाकर उनको, गड़बड़ी मत करो। इनको आगाह किया है कि अगर तुमने गड़बड़ी की तो पूरा प्रक्रिया को हम रद्द कर देंगे। ये आपसे भी पूछा है किस बात का है डर, पक्ष को देखने का प्रयास, आपसे भी पूछा है कि किस बात का है डर, वो बताइए। 2 मिनट देखिए, मेरा निवेदन यह है कि जब चुनाव आयोग की बात करेंगे, अभी ये हम पूछ रहे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से, काफी वरिष्ठ हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब ज्ञानेश कुमार जी ने बोला
जीरो पता वाली बात बोली तो वो गलत निकली। महिला के जब बोला निजता की बात बोली, 45 दिन तक निजता के कारण वीडियो दे सकते हैं, बाद में नहीं दे सकते हैं, क्या ये गलत नहीं है? शपथ पत्र अगर राहुल गांधी से माला तो अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र मांगने में क्यों डर रहे हैं चुनाव? तो ये जो दोहरा मापदंड ही नहीं, इन तीन बिंदुओं पे बताइए क्या चुनाव आयोग का दोहरा मापदंड नहीं है? जो एक आम आदमी, हम जैसे जो सिंपल सा आदमी है, जिसके सिंपल सा दिमाग है, भारतीय जनता पार्टी जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, तो हम तो ये समझ रहे हैं ना कि अगर दो शपथ पत्र मांगता तो दोनों से मांगता, लेकिन दोनों से शपथ, ये दोहरा रवैया तो है ना। चलिए बाकी चुनाव आयोग की बात जवाब विजय जी देंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक बात कह दूं, क्या आप इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कोर्ट नहीं जा चुके हैं? विजय जी अब जवाब दीजिए। जी पवन जी, आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। आपने बिहार के बारे में क्या बोला? अरे बिहार का जो मतदाता शुद्धिकरण था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। आपको जो आपकी आकांक्षाएं थी, जो किसी तरह के आरोप थे, वो निराधार पाए गए। और किस तरह से वहां मतदान शांतिपूर्ण हुआ है, बम्पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहां रोक लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने आपको पूरा समय दिया, कई डेट लगाई। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहता था कि आप भ्रम पैदा करें जनता के बीच में। जो राहुल गांधी जी विदेश में जाकर ट्रेनिंग लेके आते हैं अपने अंकल जॉर्ज सोरोस से, वो सुप्रीम कोर्ट ने पटापेक्ष कर दिया। मैं तो धन्यवाद करता हूं, साधुवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। ये अच्छा किया कि आपको सुना और आपको नंगा कर दिया पूरी देश की जनता के सामने। आप बताइए आपके कितना विरोध था? ऑफिशियली कोई आपने विरोध दर्ज कराया? आपके बीएलए ने कहीं कराया? बिहार में दिखाइए आप मुझे। जीरो क्लेम, जीरो बताइए। आप वेस्ट बंगाल में बताइए, आपको एसआईआर से दिक्कत क्या है? अगर रोहिंग्या बाहर होते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? अगर किसी मृत व्यक्ति का नाम है, आप मुझे बताइए, 8 बार एसआईआर प्रक्रिया हो चुकी है इस देश में, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में भी हो चुकी है। तब विरोध नहीं तो अब विरोध क्यों है? बताइए आप मुझे। और चुनाव आयोग, आप मुझे बताइए, कोई भी आप रेट एसएलपी कुछ भी डालते हो तो ऑफिशियली आप शपथ पत्र देते हो नहीं देते हो? आप आरोप लगाओ और अमेरिका भाग जाओ, आरोप लगाओ आप और लंका भी भाग जाओ। ये कौन सा देश है भाई? देश के साथ मजाक करते हो आप? अगर आप कोई गंभीरता के साथ और आपके आरोपों की सच्चाई अभी हरियाणा में किस तरह से वो मेरी बहन सोनीपत की, उन्हें कहा मैंने वोट डाला है। अभी किस तरह से यहाँ पलवल के पास गांव में किस तरह से उन्होंने दिखाई, ये देखिए घर हमारे बाप दादा के लिए बने हैं, हमारी विजय शर्मा जी जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा था तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आप जाएंगे? बोले आप लोग सब देख ही रहे हैं। यानी साफ है कि जाएंगे नहीं गए, कहीं औपचारिक शिकायत करने नहीं जाएंगे। मैं प्रकाश चंदेलिया जी को लेकर आना चाहता हूँ। जवाब तो दे दीजिए। ठीक है प्रकाश चंदेलिया जी नहीं देंगे जवाब? ठीक है, मैं आ रहा हूँ प्रफुल्ल, अब ये पवन जी आ रहा हूँ। प्रकाश चंदेलिया जी, हमने टीएमसी का रुख सीएए पर भी देखा था, ये कर देंगे, जान दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लागू नहीं होने देंगे। बाद में कहा दिल्ली में सरकार बनेगी तभी तो कुछ कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद वक्फ कानून पर हमने देखा, फिर एसआईआर पर हमने टीएमसी के स्टैंड को देखा। आगे टीएमसी इस एसआईआर पर क्या करने वाली है? प्रकाश जी क्या लग रहा है आपको? देखिए, टीएमसी की पश्चिम बंगाल की सरकार जो है, ये तीसरा टर्म इनका चल रहा है। 15 साल इनको हो गए हैं और हाल के वर्षों की अगर घटनाक्रम को देखा जाए तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि ऐसा लगता है कि इस सरकार की नींव हिल रही है। और उस पर ये एसआईआर का आ जाना, एसआईआर के आ जाने के बाद में कितने इनके कॉन्ट्रेडिक्टरी बयान आए हैं, इसको अगर आप नोट करें तो 1 घंटा आपको डिबेट उसी पर करनी पड़ जाएगी। ममता बनर्जी कहती कुछ है और जब बीएलओ उनके घर पे आते हैं तो उनसे वो कागजात भी ले लेती है, फॉर्म भी भर लेती हैं। उसके बाद में भी लोगों को भरमाया जाता है। और देखिए, जगह जगह पर सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में आज सबसे ज्यादा बीएलओ के साथ में अगर लोग जो जा रहे हैं, माने वो समझिए कि सारे तृणमूल के लोग ही जा रहे हैं, तृणमूल के लोग उनके साथ में जा रहे हैं। एक प्रकार से वोटरों पर दबाव बनाना या कुछ। लालचंद जी, 100 बात की एक बात यह है कि पश्चिम बंगाल साइंटिफिक रिगिंग का गढ़ जमाना जाता है। वैज्ञानिक तरीके से रिगिंग होती है। मरे हुए मतदाता के आधार कार्ड लेकर के, वोटर कार्ड लेके जमा रख लिए जाते हैं। और अभी और लालचंद जी, अभी पिछले 15 दिनों में 2 अलग स्थानों से तालाब के किनारे फेंके गए आधार कार्ड सैकड़ों की संख्या में बरामद हुए। एक बात और मैं आपसे जरूर, प्रकाश जी, जिस तरह ममता बनर्जी सड़कों पर दिखाई पड़ रही हैं, सड़कों पर इस तरह से एसआईआर के मामले पर उतरकर, क्या ममता बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर पालिका घोटाला, तमाम तरह के जो आरोप लगे हैं, बड़े बड़े नोटों के जो पहाड़ मिले हैं, उससे ध्यान बटाने में सफल हो पा रही हैं क्या? ये सीधा बताइए कि क्या पश्चिम बंगाल के लोग उन चीजों को एसआईआर का मुद्दा उठने से भूल पा रहे हैं क्या?
नहीं लालचंद जी, देखिए ऐसा है कि जिन शिक्षकों की नौकरी गई है उनकी नौकरी तो अभी तक वापस नहीं आई, लेकिन नौकरी घोटाले का जो सबसे बड़ा आसामी था शिक्षक नियुक्ति मामले के अंदर में, पार्थो चैटर्जी कल जेल से बाहर आ गया है और आकर के वो अपनी राजनीति वापस शुरू करेगा, जो भी करेगा। हजारों लोगों की नौकरियां एक साथ में जाना पश्चिम बंगाल सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। आरजीकर अस्पताल के अंदर में महिला डॉक्टर की मौत हो जाती है, रेप हो जाता है, दुर्गापुर में बाद 2-3 घटना और घट गई है। जी बिल्कुल, सरकारी संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में, यादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में, और करने वाले कौन? सारे लोग सत्तारूढ़ पार्टी से, दुर्गापुर में भी, और सारे लोग टीएमसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इन सारे विषयों से ध्यान भरमाने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। और सबसे बड़ा विरोधाभास तो ये है कि ममता बनर्जी आज जिस चीज का विरोध कल जिस चीज का विरोध करती है आज उसका समर्थन, और आज जिस का समर्थन करती है कल उसका फिर विरोध करेंगी। इनकी सरकार की नींवें हिल चुकी हैं जनता के सामने में। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लाखों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, टीवी पे आकर के आप जब इस समय प्रकाश जी, ठीक है प्रकाश जी, जिस समय आप बोल रहे हैं, पवन जी हंसते हुए आपके विरोध में हाथ उठा रहे हैं, मुझे लगता है आपके विरोध में बोलेंगे। लेकिन पवन जी जरा बताइए कि प्रकाश जी जो बात कह रहे हैं और जो हम बात कर रहे हैं, आपके नेता अधीर रंजन चौधरी तो वही बात बोलते हैं, लेकिन आप मुझे लगता है बिल्कुल अधीर रंजन चौधरी से अलग नजरिया रखेंगे। रखिए। नहीं, नजरिया तो ठीक है। जब 62 करोड़ का बिजली घोटाला आरके सिंह इनके पूर्व मंत्री जब पकड़े थे तो उनका भी नजरिया बदलता रहता है, वो तो वक्त की बात है। नजरिया तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा निवेदन था विजय जी से, जो हमने सवाल पूछा था, आपसे भी निवेदन है कि कम से कम उसका जवाब तो दिलवा दीजिए। हाँ, बोलिए ना, विदेशी मॉडल कैसे हमारी वोटर बन जाती है, अमित शाह जी को जिस जज ने बेल दिलवाई थी वो कैसे गवर्नर बन जाता है ना, और कैसे वो लीगल सेल की हेड जज बन जाती है, सब क्या रिश्ता क्या कहलाता है, सेवा का मेवा मिलना भारतीय जनता पार्टी में सीखे कोई कैसे होता है। अब एसआईआर पर रहिए, किसी गलत वोटर का वोट नहीं कटना, एसआईआर पर रहिए, पन्ना पलटिएगा तो बहुत कुछ आ जाएगा। निवेदन किया विजय जी से कि इन सब का जवाब दे दिए, तो उसका एक रत्तिक जवाब नहीं दिए कि क्या आज हम कहते हैं अगर वीडियोग्राफी चुनाव के पास होती तो वीडियोग्राफी दिखा देते। ये देखो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जब इतना बड़ा चैलेंज किया कि आप डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव घोषित कर देंगे कि चुनाव चोरी हुआ है, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट सिग्नेचर करके लिख करके कुछ चैलेंज तो कीजिए। इस देश में चैलेंज करने का पूरा सिस्टम मौजूद है पवन जी, लेकिन उस सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते हैं। लिख करके सिग्नेचर करके कुछ चैलेंज कर दीजिए। मोदी जी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं तो दे दें डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट। अगर राहुल गांधी दे दें घोषित हो जाएगा। जवाब दे दें हमको कि अगर आज वीडियोग्राफी होती जीरो एड्रेस पे कैसे हो गया। अब ये बताइए, ठीक है, विदेशी मॉडल समीर सर को लाइए, समीर सर कैसे मतदाता बन जाती है। समीर सर, जब भी ये बात कही जाती है, मैं आ रहा हूं। समीर सर जरा ये बताइए, जब भी ये कहा जाता है कि कुछ लिखित में दे दीजिए ना, शपथ पत्र दीजिए, कुछ लिख करके सिग्नेचर करके दीजिए, तो उधर से तर्क आता है कि मैंने तो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शपथ लिया हुआ है ना। ये बात आई है, ये बात आई है, ये बात आई है, इसलिए कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि जब कभी भी आपको कहा जाता है राहुल जी से कि आप लिख करके शिकायत कीजिए, कहते हैं मैंने तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शपथ लिया हुआ है। बोला ही नहीं गया शपथ पत्र के लिए जी, ठीक है। समीर सर बताइए, समीर सर क्या ये तर्क जायज है? चुनाव आयोग, मुझे लगता है कि जब चुनाव आयोग मिलने के लिए समय देता है विपक्ष के नेताओं को और कहता है कि भाई 30 लोग आप मिलने आ सकते हो, 24 से 25 दल में से आप 30 लोग मिलकर आ जाइए, तो ये 300 लोग लेकर चुनाव आयोग जाते हैं और रास्ते में किस तरीके से उड़दंग होता है। तो मुझे लगता है कि इनकी मंशा नहीं थी। और जो जिस नेता अभी कांग्रेस के नेता जिक्र कर रहे हैं पवन पटेल जी कि 0 नंबर पर कैसे मकान बनते हैं, तो चुनाव आयोग उसका जवाब दे चुका हो कि भाई जिस मकान का कोई नंबर नहीं होता है वो उसे 0 के रूप में लेते हैं और उसके अंदर से नाम का रजिस्ट्रेशन करते हैं। चुनाव आयोग ने हर चीज का जवाब दिया है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के पास अगर इतना बड़ा सबूत है तो आप शपथ पत्र पर लिख कर दीजिए ना। चुनाव को मजबूर कीजिए, चुनाव आयोग को दीजिए, आपने शपथ पत्र लिख के दिया, अब आप इसकी जांच करवाइए। जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपके पास इतना सारा सबूत है तो आपको तो चुनाव आयोग को एक्सपोज करना चाहिए। चुनाव आयोग बच रहा है तो राहुल गांधी उसको शपथ पत्र लिख के दे, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र लिखकर दायर करे कि ये मैंने फाइटिंग करे, ये जर्मनी की मॉडल या ब्राजील की मॉडल है, उसके नाम पर वोटिंग हो रही है। बाद में ब्राजील और जर्मनी की मॉडल क्या देती है कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कभी इंडिया गई नहीं हूँ। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से जो चीजें आती है जनता भी देश की समझती है और राहुल गांधी को थोड़ी मुझे लगता है परिपक्वता की राजनीति करना चाहिए। वो अधिकार यात्रा आप निकालते हो पूरे बिहार के अंदर,
उसके बाद तेजस्वी यादव पूरे बिहार चुनाव में वोट अधिकार यात्रा के नाम पर, वो वोटर के नाम पर एक भी वोट नहीं मांगते। वो कहते हैं बाद में कि हमें इसी एसआईआर पे चुनाव लड़ना है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बात को स्वीकार करे कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में होने वाली है। ठीक है, एक टेक्निकल मुद्दे पर मैं प्रकाश जी से बात करता हूं। प्रकाश जी, जरा बताइए, इस देश के चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या फिर नेता प्रतिपक्ष हो, किसी थाने में भी कोई शिकायत लेकर के जाएंगे तो क्या ये कहेंगे कि मैं लिखित में सिग्नेचर नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वहां शपथ लिया हुआ है? लालचंद जी, बड़ी हास्यास्पद स्थिति मैं वही कह रहा हूं, यही हास्यास्पद स्थिति है। ये खाली जनता के अंदर में कहीं अपनी इनकी पूछ हो जाए, मीडिया में बने रह जाए। अदरवाइज अभी भाई साहब ने जैसा कहा, समीर जी ने जैसा कहा कि वो अपना कुछ कोर्ट में मामला दायर करते थे, कुछ प्रामाणिकता के साथ में बातें सामने रख देते, मीडिया के सामने रह करके मीडिया में बने रहने के लिए वो चीजों को रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बंगाल के संदर्भ में आज बात करें, दूसरे प्रदेशों के संदर्भ में बात करें, 2 दिन के बाद में बिहार में चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी कहां ठहरती है ये भी पता चल जाएगा। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जो पार्टी किसी आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए रात को 12 बजे कोर्ट पहुंच सकती है, वो एसआईआर का विरोध करती है, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। आज के देश में नहीं होनी चाहिए। पवन जी, ये बताएं कि आज अगर एसआईआर न हो तो कब हो? 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद? आज 45 लाख, 50 लाख वोट अगर निकलते हैं तो कल क्या और करोड़ों की संख्या में निकलेंगे? ठीक, पवन जी आपको जवाब दे रहे हैं। पवन जी जवाब दीजिए। पवन जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सबको बड़ी हास्यास्पद लिख रही है, इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, लेकिन सच को कैसे नकारा जा रहा है? बड़ी हास्यास्पद लग रही है कि राहुल गांधी सच को एकदम सामने लाइए, एकदम शीशे की तरह साफ कर दीजिए। नहीं पाते, बताइए, हमारी आवाज एकदम बार कोई बोल देता है। अब मैं यहाँ दूर बैठा हूं, मैं स्टूडियो में बैठू तो तुरंत जवाब आ जाए। अब यहाँ इको हो जाती है, हम समझ में नहीं आ पाते कि मुझे बोलना है कि रोकना है। अच्छा, इको हो रहा है, ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए, आप सच को लाइए सामने, लाइए। लोकसभा में राहुल गांधी का माइक चलता है और वो कहते हैं मेरा माइक बंद कर दिया। यहाँ पवन जी की आवाज क्लियर आ रही है। आप भी गजब का कोरिलेशन बता रहे हैं प्रकाश जी, आप जबरदस्त का कोरिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, बोलिए पवन जी को। पहली बार 300 सांसदों को निलंबित कर दिया और आज आप बात कर रहे हैं 300 सांसदों के रैली की बात कर रहे थे। डरता है 300 सांसदों से मिलने से। बड़ी हास्यास्पद स्थिति एक बात खाली बता दें कि अगर एसआईआर पर देने के लिए क्यों नहीं बोला गया? अनुराग ठाकुर को शपथ पत्र देने के लिए क्यों नहीं बोला गया? राहुल गांधी को शपथ पत्र देने के लिए बोला। ये आपको हास्यास्पद नहीं लगती है? अभी समीर जी बोल रहे हैं कि 0 पते वाले को नकार दिया गया, उसका घर है, फिर भी उसके आगे 0 लिखा हुआ है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बनाता है, विदेशी मॉडल का नाम फोटो आ जाता है, अब बोलते विदेशी मॉडल बोल रही। अरे फोटो कैसे आ गया? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चुनाव आयोग की होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूं होनी चाहिए, लेकिन हमने ऐसे देखे हैं। पवन जी मैं कह रहा हूं होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन हमने ऐसे भी देखे हैं कि नाम है क्या, मान लीजिए नाम है पवन पटेल और उनके फोटो कई बार, क्या बताऊं, दूसरे जेंडर के फोटो लग जाते हैं। ऐसा बहुत हुआ है जी। क्या हमने देखा नहीं कि बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे शहरों में कि अपने नाम को सही करवाएं, और उसमें वो फोटो लगते थे कि नाम है पवन पटेल और वहां पर बहुत ही एक अलग ही जेंडर की का शख्स जो है वो दिखाई पड़ रहा है। ये सब होता है, मैं मान गया कि टेक्निकली चुनाव आयोग को इन सब चीजों को दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन आप इससे किसी चीज को जोड़ नहीं सकते कि यहाँ पर कुछ धांधली हो रही है। ये चीजें होती रही हैं। पवन पटेल जी, मैं आपको क्या बताऊं, हमारी तो, अब मैं यहां पर कुछ बात बोलूंगा तो हंसी आएगी। जिस समय हम 17 साल के 18 साल के हुए ना, वोटर लिस्ट में हमारा नाम भी शामिल हुआ, हमारी काल्पनिक पत्नी भी हो गई, हमारे काल्पनिक बच्चे भी हो गए थे। इसलिए मुझे वो सब मत सिखाइए कि क्या क्या होता था, क्या क्या हुआ है इस देश में वोटर लिस्ट में। ये सब चीजें हुई हैं, लेकिन हाँ, दुरुस्त करने की बात जो है वो चलती रही। विजय जी आपका जवाब। विजय जी जो बातें उन्होंने उठाई उसका आप देखिए, बार बार पवन जी ने कहा कि वीडियोग्राफी नष्ट कर दी गई। वीडियोग्राफी क्यों नहीं दिखाते हैं? पवन जी थोड़ा पढ़ के आइए। चुनाव आयोग के वहां 45 दिन का समय होता है। अगर आपको लगता है कि वहां कोई त्रुटि है, किसी तरह के आपके आरोप हैं, तो आपको 45 दिन का समय मिलता है। अब आप 1 साल बाद जग रहे हो और झूठे आरोप लगा रहे हो। एक पवन जी सुनिए जरा, पवन जी सुनिए, इनको चुप कराइए। लीजिए, क्योंकि 45 दिन वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की थी।
आप सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें अपना फैसला दिया है। तो आप सोते रहेंगे, बोला ना कि निजता के आप कारण सोते वीडियो नहीं रहेंगे, दिखा जब सकते। मन करेगा उसकी बात आप कर रहा झूठे हूं। आरोप लगाएंगे, निकल जाएंगे। आप कोई ऑफिशियल कंप्लेंट भी नहीं देंगे। अब मैं आपको बताता हूं, अभी एक हाइड्रोजन बम फोड़ा था, सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम फोड़ा था राहुल गांधी जी ने। अब जरा उसका एक वानगी देख लीजिए, ये देखिए, ये सुन लीजिए। ये उमेश कुमार है जिनके लिए आरोप लगाया था। ऐसे बहुत सारे आए हैं, है ना। हाँ, अब आप देखिए, आए हैं। आप मुझे बताइए, राय कुछ महिलाओं के भी जिस ब्राजील की मॉडल का आपने नाम लिया, वो जिनकी वोट थी, वो महिला सामने आके कहती है मैंने अपना वोट डाला है। और पलवल के पास में गुजराना गांव है, वो भी आके बोले कि भी हमारे दादा परदादा के एक ही घर दिखाया हुआ है, यहां से 1 किलोमीटर दूर तक सारे घरों का सेम नाम है, क्योंकि पंचायत में पहले 20-30 साल पहले होता था। और आप देखिए दिल्ली, आप वोटर लिस्ट देखेंगे तो 2008 की आपको अपडेट मिलेगी, अपलोड है जो वहां पे। तो क्या ये ठीक ना हो? आप खुद आरोप लगाते हो कि वोटर लिस्ट में खामियां हैं, और अगर चुनाव आयोग ठीक करता है तो आप कहते हो क्यों ठीक कर रहे हो भाई? भाई ये तो कमाल की बात है। आपके आरोप ठीक करते हैं, फिर उसके बाद में आप भाग जाते हो, और बात पे आप सुप्रीम कोर्ट भागते हो। SIR पे सुप्रीम कोर्ट चले गए आप। जब इतनी बड़ी आप कहते हो धांधली सो कॉल्ड कहते हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हो आप? ठीक, क्यों ऑफिशियली आप लॉ नहीं कराते हो? समीर चौगाकर सर, जरा बताइए मुझे, TN शेषन जी के कार्यकाल से पहले फोटो आई कार्ड नहीं होता था, हम सब जानते हैं सर, समीर सर। और जब फोटो आई कार्ड हुआ तो कैसे कैसे हमने देखे हैं होर्डिंग्स वगैरह, आपको भी बहुत सारे याद होंगे कि आप अपने नाम का करेक्शन कराएं, उसमें कैसे कैसे आते थे चुनाव आयोग के द्वारा कि भाई कोई किस जेंडर का है, फोटो किसी और जेंडर का लग गया, नाम किसी और का लग गया, पिता की जगह पति लिखा गया। ये सब चीजें तो होती रही है ना। ये बात सही है कि इन चीजों को चुनाव आयोग को दुरुस्त करनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बिल्कुल मामला सही है। लेकिन तो इसको ठीक क्या किसी भी चीज, हाँ इसको ठीक करना चाहिए। वो प्रक्रिया है ना, लेकिन क्या किसी तरह की साजिश से जोड़ना सही है क्या समीर सर? यह 140 करोड़ की जनसंख्या का यह देश है, 90 से 95 करोड़ के देश के अंदर मतदाता है, तमाम तरह की खामियां रहती है। तो चुनाव का काम है कि वो लगातार कोशिश करता रहता है और हर बार बेहतर करने की कोशिश करता है। TN शेषन ने जब फोटो आईडी लागू किया था, तब लालू यादव चिल्ला रहे थे कि भाई ये मुझे सत्ता से मतलब तमाम तरह की चीजों का आरोप लगाए थे। और जब वोटिंग हुआ तो लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए थे TN शेषन के वोटर आईडी कार्ड के बाद। तो हम हर बार सुधार किया जाता है, कमियां जो होती है दुरुस्त की जाती है और बेहतर की तरफ बढ़ा जाता है। टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी को लेकर आ जाएगा, कल चुनाव के लेकर आ सकता है कि भाई आपको बूथ पे आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के टेक्नोलॉजी से अपने मोबाइल के माध्यम से वोट कर सकते हो। अब आप इस बात का विरोध करोगे कि भाई बंद कमरे में ये वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि जितनी अच्छी सुविधाएं आ सकती है, जितना शुद्धिकरण होगा, उतना राजनीतिक दलों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपका फाइनल कमेंट और वही कमेंट कि आखिर क्या डर है, क्या घबराहट है पवन जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है? कोई डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला डरने की जरूरत नहीं, हम साथ में आपके किसी भी तरह का गर्दांधली नहीं होने देंगे। तो आप भी कहिए ना, आप भी अब कह दीजिए कि डर के आगे जीत है। एक भी व्यक्ति ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कहिए कि डर के आगे जीत है। SIR का स्वागत कीजिए, जब सुप्रीम कर लीजिए स्वागत, पवन जी कर दीजिए आज SIR का स्वागत। बिहार में बड़ा बम्पर वोटिंग हुआ है, कर दीजिए स्वागत। आप जवाब दिलवा दीजिए कि अनुराग ठाकुर को शपथ पत्र क्यों नहीं दिया गया, बता दे तो मैं समझ जाऊँ। अनुराग ठाकुर को शपथ पत्र देने के जवाब आप इसी पर एक याचिका डाल दीजिए ना, लगने लगता है इसी पर एक याचिका डाल दीजिए पवन जी। पवन जी इसी पर एक याचिका डाल दीजिए। अनुराग जी ने जो किया था वो मैं चलते चलते बता देता हूँ। अनुराग जी ने वही किया था जिसका जवाब अभी समीर सर और हम दे रहे थे कि भाई चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह की गड़बड़ियां होती है। वो गड़बड़ियां वायनाड में भी हुई है और रायबरेली में भी हुई है। वो यही बात बता रहे थे, वो यही बात बता रहे थे कि इस तरह की भूल होती है, यही बात बता रहे थे। लेकिन फिर भी अगर अनुराग ठाकुर के खिलाफ आपको कुछ करना ही है तो एक याचिका इस पर भी लेके आप चले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया पवन जी, शुक्रिया, डरिए मत पवन जी, शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कहा है कि डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है पवन जी। SIR का दिल खोलकर स्वागत कीजिए, शुद्धिकरण का भला क्या विरोध। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी जुड़ने के लिए, प्रकाश जी जुड़ने के लिए, विजय जी जुड़ने के लिए और साथ में समीर सर आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस 5 की पंचायत में आप सभी का। तो आज 5 की पंचायत में जो हमने बात की कि SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कुछ बातें कही हैं और जो बातें कही हैं उस पर सभी को सोचने की जरूरत है। जहां तक
जो कुछ भूल चूक होती है उस पर चुनाव आयोग को भी सोचने की जरूरत है। चुनाव आयोग को चाहिए कि उसको फुल प्रूफ बनाए निश्चित तौर पर, लेकिन भूल चूक होती रही है, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन इसको किसी साजिश से जोड़ना बिल्कुल गलत है। इस पर डर भ्रम किसी भी तरह से फैलाना वो तो और भी गलत है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछी भी है। बहरहाल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार के बाद एसआईआर जारी है। आगे इस मामले पर कुछ होगा तो हम आगे भी प्रोग्राम करते रहेंगे। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही है। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जिंदगी एक गणित है।